नमस्कार दोस्तों। चलिए सुनते हैं कहानी शिवानी जी की दो बहनें। उन दोनों को एक साथ बिठा देखकर देखते रहने पर भी कोई उनके चेहरे मोहरे में किसी प्रकार का साम्य नहीं बिठा सकता था। बड़ी जया पृथलवदनी, लंबी और सांवली थी। उसके सुडौल कंधे, रोबीले गंभीर से भिजे सरस अधर, घनी भौहें और कुछ ढालू सी बनावट का ललाट उसे पहली बार देखने वाले को सहमा देने की निश्चय ही अपूर्व क्षमता रखता था। उसका भव्य व्यक्तित्व किसी ग्रह के सिंहासन से दफ्तर की रौबदार कुर्सी पर ही अधिक सुंदर लग सकता था। उसके कंठ स्वर में दफ्तर में काम करने वालियों की सी पुरुष हुंकार अभी नहीं आई थी। उसमें अभी भी कोमल निषाद की ही मिठास थी। वह इतने धीमे स्वर में बोलती थी कि कभी-कभी उसके होठों में बुदबुदाते स्वरों को सुनने कान लगाकर बैठना पड़ता था। अपनी छोटी बहन की तुलना में वह सचमुच ही फीकी लगती थी, पर उसके चेहरे की भव्यता में सौंदर्य का नहीं, आत्मबल का तेज था। बुद्धि प्रदीप्त तीखी दृष्टि का आकर्षण हृदय को बांध लेता था। चेहरे के अनुपात से ही मेल खाते विराट जूड़े को वह निर्ममता से कसकर एक जाली में बांध करके रखती थी। गले में एक पतली सोने की हरी जड़ जड़ी चेन और हाथ में स्टील की घड़ी के अतिरिक्त कभी किसी ने उसे कोई आभूषण पहने नहीं देखा। सफ़ेद ब्लाउज और मर्दानी कन्नी की साड़ी के श्वेतांबरी कफन में लिपटे अपनी दीदी के अकाल मृत्यु प्राप्त यौवन को देखकर विजया के जी में आता वह कभी उसे झिझकोर कर रख दे। कौन सी ऐसी बुढ़ा गई हो। 26वां ही तो लगा है इस दिसंबर में। इस उम्र में तो आजकल की लड़कियों के दूध के दांत टूटते हैं। पर वह जानती थी कि उसकी तापसी दीदी का यौवन स्वयं उसी छोटी बहन के लिए किए गए मूर्खतापूर्ण त्याग के घातक कीटाणुओं से घुल घुल कर दम तोड़ चुका था। अब उसके जीवन के पुनः स्पंदन की कोई आशा न थी। वह कई बार आजमा चुकी थी। न दीदी को खाने में रुचि थी, न पहनने ओढ़ने में। दोनों बाजार जाती, परिचित दुकानदार नई नई डिज़ाइन की साड़ियों के इंद्रधनुषी गट्ठर धमाधम पटकने लगता। आसपास खड़ी महिला ग्राहकों की आंखों में रस उदित हिलोरे लेने लगता। हाय, कितना प्यारा रंग है। अडयार की क्या बढ़िया साड़ी है। किनारे का कंट्रास्ट तो देखो जरा। मैं तो आज ही से पहनकर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। विजया अबीरी साड़ी को अपने मेल खाते गालों से लगा उसकी स्निग्धता में आकंठ डूब जाती और कनखियों से उदासीन दीदी को देखती, पर उस शांत भाव विहीन आंखों की पुतलियों में ऐसी स्थिरता छाई रहती जैसे कांच की बनी हो। तेरा तो मन ही नहीं भरता बिज्जी, कितनी साड़ियाँ तो पड़ी हैं। छोटी बहन को एक सौम्य हंसी के उपालंब से छेद बटुआ खोल वह बिल चुका देती और एक प्रकार से खींचती बाहर ले आती। साड़ी के काउंटर पर से विजया सहज में खिसकना ही नहीं चाहती थी। एक तो उसका रंग ऐसा था कि हल्की गहरी शेड की सस्ती महंगी कैसी भी साड़ी क्यों ना हो, उसके यौवन दुर्ग पर स्मर ध्वजा बनकर फहराने लगती। उस तानुदारी सुंदरी ने अपनी लचीली देह यष्ट संवारने में संयम का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था। घी, दूध, मलाई की चिकनाई का कुपथ्य उसने स्वयं अपने लिए वर्जित कर लिया था। अपने सुडौल अंग के किसी भी लुभावने उपहार पर वह अतिरिक्त मज्जा की एक पतली परत भी नहीं चढ़ने देती थी। नित्य नियम पूर्ण अपने को तौलती थी और छटाक भर भी वजन बढ़ता तो भोजन लोलुप जिह्वा पर कठोर तोबड़ कस देती। इसी से उसके चेहरे पर उसके 24 वर्षों के बावजूद किशोरी सी लुनाई थी। उबले पालक, कच्चे टमाटर और हड्डियों के सूप ने त्वचा को एक प्रकार से पारदर्शी बना दिया था। आंखों में वन्य हरणी का सा भयवृत भाव था।
किंतु मानव हृदय की गहरी जानकारी रखने वाले अनुभवी जौहरी उन आंखों में एक बार ही झांकने पर बड़ी सुगमता से जान सकते थे कि हीरा कली है। उसका भोलापन, नाटकीय सरलता और नारी सुलभ लज्जा का एक एक पाठ बरसों की लगन और अभ्यास की देन थी। वह जानती थी कि पुरुष को इन्हीं ब्रह्मास्त्रों से पराजित किया जा सकता है। पिता की मृत्यु के बाद इस मातृहीना छोटी बहन को संभालने में कभी कभी जया को दिन में भी तारे दिख जाते थे। अपने लिए आए कई अवांछित रिश्ते उसने केवल इसी छोटी बहन के लिए फेर दिए थे। मैं चली जाऊंगी तो इसे कौन देखेगा पापा, वह कह देती और पापा चुप रह जाते। वह विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका थी और अधिकांश मनोवैज्ञानिकों की भांति ही मन मनोविज्ञान का जाल बुनते बुनते उसके सलोने चेहरे पर समय से पूर्व उत्पन्न नवजात शिशु के शरीर की सी झुर्रियाँ पड़ गई थीं। किसी भी स्त्री या पुरुष को देखते ही उसकी धमनियों में सुप्त युग और फ्रायड के विचार जागृत हो उठते और वह उनकी ज्ञात या अज्ञात कुंठाओं के सहारे अपनी मनोवैज्ञानिक भृंग संहिता के पन्ने पलट उनकी कुंडलियाँ खोजने लगती। कैसी कुटिल हंसी है, कैसी नीच मुद्रा है, कैसा कनखियों से काकदृष्टि से वाण मारता है, आदि आदि। उसके इसी तीक्ष्ण चुनाव के कारण उसी के जीवन में कभी कोई पुरुष नहीं आ पाया। यौवन के सुनहले वर्ष देखते देखते उसकी फैली हथेली से सरकने लगे। उसके पिता की गणना शहर के दबंग वकीलों में की जाती थी। तराई के खूनियों पहाड़ी इलाकों के कुख्यात अपराधियों से उसका वर्षों का यजमानी संबंध चला आ रहा था। उसकी दबंग वकालती दलीलों का जिरह वक्तर कस्बे एक से एक जघन अपराध करते निगर गुण हो घूमते रहते। इसी से लोग कहते पाप की कमाई भी कहीं फलती है। इसी से भगवान ने एक भी पुत्र नहीं दिया पिंडदान करने को। ब्राह्मण का भला इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। फिर उन घेतड़ी सी मातृहीना पुत्रियों का कुमाऊं के किसी भी संस्कार वृद्ध गृह में गुजारा नहीं हो सकता था। बड़ी के सौम्य स्वभाव की सर्वत्र प्रशंसा थी। लड़की तो लाखों में एक है, पर रंग जरा कह अधूरे वाक्य में ही जहर उगल परिचित स्त्रियां चुप रह जाती। सांवले रंग को क्षमादान देने में कुमाऊं सदा ही कृपण रहा है। और छोटी, बाप रे बाप, दहकता अंगारा है, रूप में भी स्वभाव में भी। पर दोनों बहनों को अपने समाज की बेरुखी से कोई शिकायत नहीं थी। जया पठन पाठन, पूजा अर्चन में डूबी रहती। विजया के यौवन का पर्याप्त मूलधन अभी उसकी सुंदर मुट्ठी में बंद था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि राह चलतों ने उसे मुड़ कर न देखा हो। वह चाहे रेशमी साड़ी पहने या वल्कवसना बनी घूमे, पुरुष की दृष्टि को वह अपने यौवन के चुंबक से जब चाहे तब खींच सकती थी। और सच पूछा जाए तो उसे इनमें आनंद भी आता था। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों बहनों ने अपनी पहाड़ यात्रा एक प्रकार से स्थायी रूप से स्थगित कर दी थी। अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल की विभिन्न नगरियों में उनकी 3 सर्वथा भिन्न प्रकृति की बुआएं ब्याही थीं। बड़ी से दोनों की पिता के जीवन काल में ही खटपट हो गई थी। उनके विचार में कुसमी बुआ हद दर्जे की स्वार्थी और लंपट महिला थी। अपने भाई की सुखी गृहस्थी देखकर वे मन ही मन जलती भुनती प्रत्येक जाड़ों में पधार जाती थी। इसीलिए उनकी इस अनिवार्य यात्रा को बड़े यत्न से संयुक्त मोर्चा बंदी कर दोनों ने बंद कर दिया था। मंझली बुआ की आर्थिक अवस्था भी बड़ी सुविधा की नहीं थी। उनके पति जंगलात के दफ्तर में क्लर्क थे। वकील साहब को इस बहन को भी हर माह कुछ न कुछ भेजना होता था। इसी से उस बुआ का पक्ष भी दुर्बल पड़ गया था। प्रत्येक जाड़े में अपने 8 बच्चों सहित वे 3 महीने की सुदृढ़ छुट्टियां बिताने भाई के पास आ जाती और दोनों मातृहीना भतीजियों पर खूब रौब जमाती। हाय राम, ये कैसी फतोइयाँ पहनी हो तुम लोग, क्या लाज नहीं लगती? क्यों रे बिज्जी,
इन 8 घटमुढ़ों के पूरी बाह के स्वेटरों में कितना ऊन लगेगा? तू तो दिन रात बुनती रहती है। कभी पूछ लेती। 40 पाउंड। विजया उत्तर का चाटा सा मार बड़ी अभद्रता से उत्तर देकर चल देती। इस बुआ को देखकर उसका तन बदन जल जाता था। उस पर कोहनी से फटा पट्टू का बदबूदार कोट पहन उनके रसिक मंझले फूफा ठीक उसके कान के पास आकर खड़े हो जाते। दनादन हींग मूली मिश्रित डकारे छोड़ने लगते। यही नहीं, कई बार उन जंगली फूफा जी का तांगे के घोड़े का सा हाजमा उसे उसकी ठसकेदार सुसंस्कृत सखियों के सामने बुरी तरह अपदस्थ कर देता। पिता की मृत्यु के पश्चात 13वीं के दिन ही विजया ने इस दक्ष कन्या को भी प्रतिग्रह से खदेड़ दिया। जया को अवश्य बहन के दुर्व्यवहार से बड़ी ग्लानि हुई थी। कभी यह हमारे साथ भी हो सकता है बिज्जी, आखिर हैं तो पापा की बहन, उसने कहा था। चुप करो दीदी, पापा का रिश्ता उनके साथ गया, और रही हमारी बात, तुम जानती हो हमारे साथ यह कभी नहीं हो सकता। थैंक गॉड, हमारी अब बुआ बनने की कोई उम्मीद नहीं है। तीसरी और सबसे छोटी बुआ सहज में छोड़ने वाली जीव नहीं थी। वे जब भी आती, कभी भतीजों की मेम साहबी शिक्षा या रहन सहन पर फप्तियाँ नहीं कसती, न कभी अपना नीति शतक ही खोलती। वे जानती थी कि भाई भाभी के अपने रक्त के संबंध में जीवन पर्यंत दृढ़ता कायम रखने का मूल मंत्र भतीजियों को बस में करना। बड़ों में मनमुटाव का सूत्रपात प्रायः बच्चों को लेकर ही होता है। इसी से वे जब कभी भी आती, भतीजियों के लिए 2 बहुमूल्य साड़ियाँ अवश्य लाती। मायके की यात्रा संक्षिप्त रहे, इसका विशेष ध्यान रखती, और साथ में लाए सामान का वजन कभी भी सदनिम रूप से बढ़ने नहीं देती थी। भाई की मृत्यु के पश्चात वे केवल एक बार आई थीं। बड़ी भतीजी के लिए उन्होंने 1-2 सुपात्र भाई के जीवन काल में ही जुटा दिए थे, पर भाई ने लिख दिया, मैं अपनी बड़ी लड़की के वैरागी स्वभाव को जानता हूँ। वह एक बार ना कह चुकी है तो उसे ब्रह्म वाक्य समझो। चिंता तो मुझे छोटी की है, समय आने पर तुम लोग उसी का ध्यान करना, देख सुनकर बड़े सुपात्र को सौंपना उसे। अब समय आ गया था। वह अपनी शिक्षा पूरी कर IAS में बैठने की तैयारी कर रही थी। इसी से छोटी बुआ ने एक सुपात्र का संधान देकर जया को पत्र लिखा था। तुमने तो अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा होनहार पात्र छांट कर तुम्हें भेजा था, तुम मानी नहीं। आज बम्बई में 2000 रुपये पैदा कर रहा है। 3 साल में 3 बार जुड़वा बेटे जनकर मेरी देवरानी की उस चिलबिल्ली सी 3 कौड़ी की बहन तरुली ने उसे 6 बेटों का बाप बना दिया है। इसे कहते हैं भाग्य। खैर, अब बिजी के लिए एक और हीरा भेज रही हूँ। 17 तारीख बुधवार को यहाँ से चलकर बृहस्पति को तुमसे मिलने आएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक पोटली में बड़ी मुंगौड़ी और जम्मू भेजे हैं। असल में पोटली का तो बहाना है। मैं चाहती हूँ वह विजया को, और विजया उसे देख ले। उसे देखकर बीजी, और बीजी को देखकर वह ना ही कर तो मैं तेरी टांगों तले छिड़क जाऊंगी। अब जमाना यही आ गया है मेरी चेलियों, लड़के के बाप का नहीं, स्वयं लड़के का टेटवा धर दबाना होता है। जानती नहीं, फला पंत जी की लड़की, फला जोशी जी की कन्या, आदि आदि कर बुआ ने कम से कम आधी दर्जन ऐसे कुशल कन्याओं की सूची भेजी थी जिन्होंने केवल प्रणय अंकुश से ही एक से एक मद गायन से पात्रों को वश में कर लिया था। पत्र पढ़कर जया जोर से हंस पड़ी थी। कैसी मज़ेदार चिट्ठी लिखती हैं छोटी बुआ। पर विजया भड़क गई थी। मारो गोली ससुर को, हम ना उसे देखेंगे ना अपने को दिखाएंगे। मान लो हजरत ने देखकर कह दिया हमें लड़की पसंद नहीं, बस पूरे पहाड़ में ढिंढोरा पिट जाएगा। वहाँ तो ऐसी अफवाहें रुई के फाहों सी दिन रात एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उड़ती रहती हैं। बड़ी और छोटी बुआ शायद बतासे भी बांट आएंगी। कल बृहस्पति है, हम सुबह ही कहीं चल देंगे, तुम ही निपट लेना। कह देना ऐसी सस्ती हरकतें हमें पसंद नहीं। पागल हुई है क्या विजया? बुआ ने लिखा है IAS है लड़का। जया ने पत्र खोलकर दिखाया। हुआ करे, विजया ने बड़ी बेरुखी से कहा।
मैं अपने समाज के इन दम्भी परिंदों की ऊंची उड़ान को खूब पहचानती हूँ। इसी से तो पर उगा रही हूँ कि एक दिन इन गगनचारियों को पछाड़ दूँ। लड़की सुंदरी हो, फर्राटे से अंग्रेजी बोल सके, नाचे गाए, गृहस्थी चलाने में ना उदार हो न कृपण, ना मुखरा हो न गंभीर, अवसर पड़ने पर सास की भात पकाने की धोती भी धो सके और ससुर का लंगोट भी। उफ, चुप कर बिजी, तुझे कल घर ही पर रहना होगा। हजार हो, वह हमारा अतिथि है। पापा घर आए अतिथि का ऐसा सत्कार करते थे, क्या भूल गई तू? पापा को उन अतिथियों से ब्याह करने को तो नहीं कहा जाता था ना। वह हाथ का बटुआ हिलाती चली गई तो जया का दिल डूब गया। पुरुष मात्र को देखते ही उसे कपकपी छूटने लगती थी। फिर जिस पात्री को देखने वह उसकी बुआ को बीसियों एहसान से लाद जम्बू की बसाती पोटली का वाहक बनने का अनरोमांटिक प्रस्ताव स्वीकार चला आ रहा था, वह घर पर ही नहीं होगी। उस दुर्लभ प्राणी को देखने का स्वयं उसका उत्साह भी कुछ कम नहीं रहा होगा। नहीं तो पहाड़ी जम्बू की तेज भभाते क्लोरोफॉर्म की पोटली साथ लाने में कोई भी संभ्रांत विवाह योग IAS तरुण नाग भव अवश्य ही सिकोड़ता। और वह करमजली प्राय अंगूठा ही दिखाकर यूनिवर्सिटी चली गई थी। जब लौटी तो जया की लाख दलीलें भी उसे नहीं रोक सकीं। वह चली गई। उसके जाते ही फ़ोन की घंटी खनकी और जया कांप गई। हो न हो उसी का फ़ोन होगा। उसका अनुमान ठीक ही निकला। जी हाँ, मैं केशव बोल रहा हूँ। आपकी बुआ जी ने कुछ सामान भेजा है। आपको क्या 4 बजे सुविधा होगी? जी हाँ अवश्य। वह कह तो गई, पर उसे लगा कहने के साथ ही उसका धड़कता कलेजा भी टेलीफोन के आले से निकलकर उस व्यक्ति के कान में धंस गया है। आप हमारे बंगले को कैसे ढूंढेंगे? उसने बड़ी चेष्टा से पूछा। आप निश्चिंत रहिए, वह अजनबी टेलीफोन में ही हंसा। आपकी बुआ जी ने पूरा नक्शा खींचकर साथ में दे दिया है। मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। जया यूनिवर्सिटी से लौटी तो 3 बज गए थे। विजया का कहीं अता पता नहीं था। बहुत पहले एक बार कुत्ते के नवजात पिल्ले की बंद आंखें जबरदस्ती खोलने में पकड़ी गई विजया को उसने कस कर तमाचा मारा था। आज वैसा ही तमाचा जड़ देने को उसकी उंगलियां कुलबुलाने लगी। बेहया स्वार्थी छोकरी। अब उसे ढूंढे भी तो ढूंढे कहाँ? मिस जुत्थी के यहाँ, डॉक्टर कुसुम के यहाँ, या फिर राशिदा के यहाँ? खाने पीने की सामग्री वह साथ में ले आई थी। चाय का पानी चढ़ा उसने नत्थू को विजया के संधान में भेज दिया। घड़ी देखी तो आधा घंटा बाकी था। क्यों ना अपनी संध्याकालीन पूजा से छुट्टी पा ले। हो सकता है अतिथि को बिना उसकी बहन को देखे जाना मान्य न हो और वह रुक ही जाए। सूर्यास्त से पहले ही मंत्र जाप करने का उसके गुरुदेव का कठोर आदेश था। कुछ आसन बिछा जया गुरुदेव के आदम कद तस्वीर के सामने पद्मासन लगाकर उसके ध्यान में डूब गई। क्या भव्य रूप था! अलौकिक आभा से दीप्त गुरुदेव के भव्य मूर्ति, नग्न वस्त्र स्थल को चूमती श्वेत दाढ़ी और परमहंस मुस्कान। जैसे जैसे वह गहन ध्यान मग्ना उसके ध्यान में डूबती जा रही थी, वैसे वैसे स्वयं उसका चेहरा एक अनोखी शांति से दीप्त होता जा रहा था। डूबते सूर्य की अंतिम रश्मि ने उसकी पीठ पर फैले घुंघराले केसों को चूमा और श्वेत सिल्क की साड़ी और गेरवे ब्लाउज में उस लावणमयी तपस्विनी को देखकर केशव द्वार पर ही ठिठक गया। कहीं किसी वनिता आश्रम में तो नहीं घुस आया वह? धूप और लोबान की तीव्र सुगंध उसके कंठ में अटक गई। जया की आंखें खुली और वह हड़बड़ा कर उठ गई। क्षमा कीजिएगा, वह नम्रता से दोहरा हो गया। मैं शायद बंगला भूल गया हूँ। नहीं, जया हंसी। आप बंगला नहीं भूले, आपके हाथ की पोटली के जम्मू ने ही आपका परिचय दे दिया है। आप केशव हैं ना? बुआ जी की चिट्ठी हमें मिल गई थी। फिर जम्बू साथ में लेकर आने वाले व्यक्ति के परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने बड़े साहस से कहे गए वक्तव्य पर उसे स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। आज तक किसी भी पुरुष के सन्मुख
वह इतनी मुखरा नहीं बनी थी। लजीली हंसी से वह अपना कथन कह पाई थी। वह आनंदी हो कर बड़े जोर से हंस उठा। जया उसे देखकर खिल गई। ठीक उसी की सुंदरी बहन के लिए जोड़ा बनाकर भेजा था भगवान ने। कितना बचकाना चेहरा था। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे उसकी गोल गोल आंखों से अभी भी उसका किशोर नहीं गया था। आप बैठिए, मैं अभी आई, कह जया उसे गोल कमरे में बिठा चाय का पानी रखने चली गई। घर में वह अकेली ही थी। नत्थु भी निगोड़ा नहीं लौटा था। कभी किसी पुरुष से एकांत संभाषण का उसे इसके पूर्व अनुभव नहीं था। जब भी कोई आता, छोटी बहन सर्वथा उसके साथ रहती। आज मुँहजली उसे ऐसी विचित्र परिस्थितियों में छोड़कर गई थी। वह होती तो सब संभाल लेती। जहाँ बड़ी बहन पुरुषों की उपस्थिति में पसीना पसीना हो जाती, वहीं छोटी का सरस व्यक्तित्व पुरुषों के बीच अपने स्वाभाविक रूप में उभर आता। किसी भी पुरुष को देखते ही जया बेमतलब उल्टा सीधा काम करने लगती। कभी उसकी साड़ी का आंचल व्यर्थ ही कमरे की चीजों से उलझता उन्हें गिराता फिरता। कभी हाथ से चम्मच गिर जाता, कभी प्याले की चाय, कभी कभी तो जाली में कसा जूड़ा ही अकारण उसकी पीठ पर बिखर जाता। छी छी, क्या सोच रहा होगा वह युवक। उसे वह अकेला ही छोड़ आई थी। आंखों में छलके विवशता के आंसू पोंछ वह बड़े साहस से मुस्कुराती भीतर गई। हुआ वही जो पुरुषों की उपस्थिति में उसके निरीह व्यक्तित्व द्वारा प्रायः हो बैठता था। पहले मेज पर धरे कांच के फूलदान को उसके लंबे आंचल ने लपेटकर धम से नीचे गिरा दिया। बड़े यत्न से सजाए गए पुष्पगुच्छ को ठीक नवंगुत के चरणों में चढ़ाई पाई थी और कांपते होठों में सौरी बुदबुदा रही थी कि जन्म से ही पंगु एक छोटी मेज फूलदान को उठाने को झुके उसके स्कंद स्पर्श का बहाना बना चारों खाने चित्त हो गई। साथ ही उस पर धरी टेलीफोन की मोटी डायरेक्टरी, एस्ट्रे और खुली पड़ी स्याही दवात भड़ धड़ा धड़ सबकी जमीन पे गिर गई। यह अब अभागी विजया की करतूत थी। जाने से पहले उसी ने पेन में स्याही भरी थी और दवात खुली छोड़कर जाने वाली भी अवश्य वही रही होगी। स्वभाव से ही भीरू और शांत गाय की सी बड़ी बड़ी आंखें लज्जा, परिताप और ग्लानि से धुंधली हो गईं। हाय, क्या कर दिया मैंने। आपकी पैंट में भी स्याही के छींटे पड़ गए। अरे परेशान क्यों होती हैं आप। वह हंसमुख युवक जेब से रुमाल निकाल पैंट के छींटे छुड़ाने लगा। सामान्य से ही छींटे पड़े थे। या तो मेरी ट्रैवलिंग की पैंट है, वह कहने लगा। पर सरला जया भी इतना जानती थी। ट्रैवलिंग की पैंट पहनकर कोई भी विवाहकांक्षी तरुण अपनी भावी वधू को देखने नहीं जा सकता। अवश्य यह बेचारे का सबसे अच्छा सूट रहा होगा। जया स्याही की दवात खिड़की से फेंकने गई तो देखा नत्थु सड़क से ही हाथों का सिग्नल हिलाता बता रहा था, छोटी बीबी कहीं नहीं मिली। अवश्य ही छुकरी पिक्चर देखने चली गई होगी। अब अकेली ही निपट लेगी। उसने चटपट चाय का सामान मेज पर लगा दिया और केशव को बुलाने आई। पैंट का तो सत्यानाश कर ही दिया मैंने, आइए थोड़ी चाय पिलाकर क्षमा मांग लूं, कहकर वह हंसी। केशव उठकर उसके साथ साथ चलता खाने के कमरे तक गया तो विभिन्न प्लेटों में खाद्य सामग्री की सज्जा देखकर चकरा गया। बाप रे बाप, यह तो अच्छा खासा भोज दे डाला आपने। क्या जम्मू की पोटली का भाड़ा दे रही हैं? मैंने तो सोचा था आपसे आज ही एक बहुत बड़ी फरमाइश करूँगा। जया का कलेजा बुरी तरह धड़क कर बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। अवश्य ही वह अब कहेगा आपकी छोटी बहन का हाथ। पर नहीं, ऐसी सुशील स्वभाव का खानदानी लड़का कभी ऐसी नंगी मांग से उसे अपदस्थ नहीं करेगा। क्या? प्रश्न पूछते ही वह अपनी अस्वाभाविक धृष्टता से स्वयं लाल पड़ गई। आपके कंठ के माधुर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है बुआ जी से, सोचा था जी भरकर गाने सुनूंगा। संगीत मेरी भी दुर्बलता है। वास्तविक हास्यप्रद स्थिति को समझते ही जया ठठाकर हंस पड़ी। जो व्यक्ति बहुत कम हंसता है उसकी स्वाभाविक हंसी का ठहाका कितना प्यारा लगता है।
जितने अस्वाभाविक कठोरता से अपने हृदय के सभी आनंद द्वारों पर संयम की अर्गला चढ़ा रखी हो। एक बार द्वार खोलने पर ताजी हवा का झोंका उसे ऐसा बेसुध कर देता है कि द्वार बंद करने का फिर उसे ध्यान ही नहीं रहता। जया बड़ी देर तक हंसती रही। हाय रे भगवान, आप क्या मुझे अभी तक बुआ की बताई मेरी छोटी बहन बिजिया समझ रहे हैं? गाने वाली, हंसने वाली, बातूनी, वो तो मेरी छोटी बहन बिजिया है ना। और आप क्या कभी नहीं हंसती हैं? वह धृष्ट युवक उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ बैठा, जो जया सहम कर पीछे हटी गई। उसे जैसे किसी ने चाटा मार दिया हो और यह कैसे विद्युत संचार होने लगा था उसके शरीर में। कैसी आंखें हैं इसकी! क्या निकट से देखने पर सब पुरुषों की आंखों की पुतलियां ऐसी ही स्थिर लगती होंगी? मैं गरम चाय ले आऊं? वह उत्तेजना और घबराहट में मेज की एक और प्लेट को धराशायी कर धड़ से निकल गई। केशव की नजरों में कितनी फूहड़ बना दिया था उसने अपने आप को। अकेले मर्द के साथ ऐसे ही ठीठी क्या यूनिवर्सिटी की अध्यापिकाओं को शोभा देता है? वह चाय लेकर लौटी तो केशव दोनों हाथों से मेज पर पियानो सा बजाता उंगलियां चला रहा था। मैं सोच रहा हूँ सबसे अधिक खर्चा आपका क्रॉकरी पर आता होगा, क्यों है ना? एक भ्रुकुटी को ऊंचा उठा, होठों को दांतों से सामान्य रूप से दबा, अपनी नटखट हंसी से प्रश्न को बड़ी दुष्टता से संवार कर उसने पूछा। मैं समझी नहीं। जय के प्रशिष्ट ललाट पर दिसंबर के महीने में भी पसीना झलक उठा। जिस रेट से आप दाएं बाएं प्याले, फूलदान, तस्त्रियां दनादन चलती हैं, मानना होगा साहब, ऐसा अचूक निशाना तो बहुत कम देखने में आता है। एक बार फिर संयम की अर्गला शिथिल हो गई। दोनों के सम्मिलित ठहाकों से ठिठक कर विजया कब द्वार पर आ खड़ी रह गई उसे कोई नहीं देख पाया। या क्या उसकी दीदी हंस रही है? वही दीदी जो उसके पुरुष मित्रों के बीच उसकी सामान्य हंसी को भी कभी क्षमा नहीं कर सकती थी। ओह, तो यही है वो हजरत। क्यों दीदी, कुछ चाय वाय बची है तो हमें भी दे दो। बड़े स्वाभाविक ढंग से लंबी लंबी डगे भरती वह मेज की ओर बढ़ाई और बड़े अधिकार से एक खाली कुर्सी खींच उस सुदर्शन युवक के ठीक सामने तनकर बैठ गई। नमस्कार। वह हंसी। किस बात पर हंस रहे थे आप दोनों? दीदी को ऐसे हंसते देख मैं तो प्राय मूर्छित होकर गिर ही पड़ी थी। काजू की प्लेट को सामने खींच वह एक एक कर काजू ऐसे अपने मुंह में डालने लगी जैसे अजायबघर के भालू को मूंगफली खिला रही हो। कुछ नहीं नत्थू, तुझे ढूंढ ढूंढ कर हार गया। यही है मेरी छोटी बहन बिजिया। बड़ी ही मधुर हंसी के साथ उसने अपनी छोटी बहन का परिचय दिया। इसी के गाने की प्रशंसा बुआ ने आपसे की। तेरा गाना सुनने कब से रुके हैं बेचारे। छोटी बहन के पुष्ट व्यक्तित्व का सहारा पाते ही जय की वाक्य धारा सहसा मुखरा प्रखरा वेगवती नदी सी बंद बहने लगी। इस वर्ष आईएएस की तैयारी कर रही है, उसने फिर उत्साहपूर्वक भूमिका बांधी, पर उसकी बातों का सिलसिला बार बार अनाड़ी हाथों से बनाए गए ताश के महल की भांति टूटता जा रहा था। छोटी बहन के आते ही केशव आवश्यकता से अधिक गंभीर हो गया था और हठीले जिद्दी अड़ियल घोड़े की भांति एड़ी टिकाए खड़ा था। बड़ी बहन की रोचक बातों के चाबुक प्रहार उसे डिगा भी नहीं पा रहे थे। चाय लेंगे और? उसने पूछा। नहीं, उसने प्याला खिसका दिया। बीजी, चल भीतर चलें, वहीं गोल कमरे में तेरा गाना सुनेंगे, उसने छोटी बहन से कहा। नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत देर हो चुकी है। वह उठ गया।
जया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अचानक नाराज क्यों हो गया वो? क्या उसने तस्तरी टूटकर गिर गई थी इससे, या उसने पहले ही अपना परिचय बड़ी बहन के रूप में नहीं दिया था इससे, या फिर हो सकता है पैंट पे स्याही के चींटों ने रंग दिया था इसलिए? अभी तक तो वह इतना हंस बोल रहा था। वह उठा तो दोनों बहनें भी उठ गईं। वह सचमुच ही नमस्कार के साथ विदा लेने लगा तो विजया ने अपने अप्रत्याशित व्यवहार से जया को विस्मित कर दिया। सुनिए, अभी तो आप 3-4 दिन रुकेंगे ही। कल दीदी का 26वां जन्मदिन है। आप खाना यही खाइएगा ना? निमंत्रण के साथ ही वह अपनी मोहक हंसी हंसती उत्तर के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। यही उसका ब्रह्मास्त्र था। ऐसी धवल मुक्ता सी हंसी का निमंत्रण भला संसार का कौन पुरुष टाल सकता था? उसने हंसकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके जाते ही जया ने विजया को बुरी तरह फटकार दिया। क्या पड़ी थी तुझे मेरे 26वें जन्मदिन का ढिंढोरा पीटने की? क्या सोचेगा वह? कौन सी मेरी 17वीं वर्षगांठ थी? कोई और बहाना भी तो ढूंढ सकती थी। क्यों, क्या बहुत पसंद आ गया है तेरे को? बड़े लाड से छोटी बहन का चेहरा हाथों में भरकर उसने पूछा। बस जैसे भी हो दीदी, पटाओ बात। हमें बेहद पसंद है। क्या बैल जैसे कंधे हैं और कितना गंभीर है। बस एक ही चिंता है। क्या? हंसकर जया ने पूछा। बस यही कि दीदी शादी हो गई तो स्वेटर बुनना पड़ा तो 140 फंदे डालने पड़ेंगे। कैसी चौड़ी छाती है, एकदम चक्की की पाट। जया जोर से हंस पड़ी। चलो, एक चिंता दूर हुई। आखिर अपने ही समाज और बिरादरी का सुपात्र पसंद आ गया था बिज्जी को। उस रात छोटी बहन को चक्की के पाट और भूरी मूछों के ही सपने दिखे, पर बड़ी की आंखों में नींद नहीं थी। वह कितनी ही योजनाएं बना चुकी थी। किस कमरे में कन्यादान होगा, गहनों की चिंता नहीं। अकेले अम्मा के गहने बैंक से निकालने पर 3 कन्याएं ब्याही जा सकती थीं। पर बिज्जी के जाते ही उसकी क्या दशा होगी? सुखद योजनाओं के बीच संभावित वियोग तो वह भूल ही गई थी। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठी तो भारी आंखें और तकिया गीला। विजया ने उठते ही उस दिन कमर कस ली थी। पहले एन फ्रेंच का लेप किया, फिर आमंड क्रीम का प्रलेप किया, फिर चंदन थोपकर चिरौंजी का उपटन किया। सौंदर्य प्रसाधन के पाश्चात्य और पूर्वी विन्यास से छुट्टी पाकर उसने साड़ियाँ निकाली। आज एक भी साड़ी उसे नहीं भा रही थी। जितना परिचय उसे उस व्यक्ति का वो पा चुकी थी, उससे लगता था हल्की रंगीन साड़ियाँ पहनना ठीक रहेगा। हल्के रंग की एक भी ढंग की साड़ी नहीं थी। हाँ, हल्के रंग की लिपस्टिक अवश्य थी। बस, फिर क्या था? मिल गया कोड़ा। अब क्या चाहिए? जीन, लगाम और घोड़ा। चट से कार निकाल, उसी शेड से मैच करती साड़ी भी आ गई। नित्य बुफों की जटाजूट में सधे बालों को सीधा जूड़ा बना, कानों में 2 पुखराज पहन वह जल्दी धनिया और प्याज से बरसाती दीदी के पास जाकर खड़ी हो गई। देखो दीदी, विल आई डू? हाय बिज्जी, आज तो बेहद प्यारी लग रही है। ले जरा दही तो मत डाल, मैं भी चटपट तैयार हो लूँ। उसने बहन की ओर मथानी बढ़ाई। ओफो दीदी, आपको जरा भी अकल नहीं है। हम यहाँ 50 रुपए का यूडिक्लोन छिड़क कर आए हैं और तुम कहती हो कीचड़ मत हो। हमसे नहीं होगा ये सब। आखिर उस हरामखोर नत्थू को तुमने इतना सर पर क्यों चढ़ा कर रखा हुआ है? जब देखो तब तुम चौके में और वह हजरत कन्हैया बने बेड़ी फूक रहे। ए नत्थू, चल इधर, जाओ तुम कपड़े बदलो दीदी। वह कपड़े बदल कर लौटी तो केशव आ गया था और बिज्जी उसे बाग दिखा रही थी। खिड़की से दोनों को कंधे से कंधा मिलाए गुलाब की झाड़ी के पास खड़ा देखा तो जया का गला प्रसन्नता से
भर आया। कैसी प्यारी जोड़ी थी। दोनों घूमकर लौटे तो वह खाना लगा चुकी थी। खाने की मेज पर वह बड़े उत्साह से प्रत्येक स्वादिष्ट खाद्य सामग्री की सुगंध का श्रेय किरीट छोटी बहन के सर पर बांधती जा रही थी। यह सब इसी ने बनाया है। सच पूछिए तो मुझे ना खाना बनाने का शौक है ना खाने का। यही दिन रात नई नई चीजें सीखती रहती है। कुकिंग क्लासेस भी ज्वाइन की है इसने। किंतु इतने परिश्रम से प्रस्तुत किया गया छोटी बहन का सरस परिचय कुछ जम नहीं रहा था। खाने वाला सरासर अभद्रता का परिचय दे रहा था। न उसने प्रशंसा ही की न कुछ बोला। मुस्कुराना तो वो जैसे भूल ही गया था। पर विजया भी हार मानने वाली नहीं थी। कुछ ही घंटों के परिचित उस अजनबी का उदासीन गंभीर उसके मुग्ध हृदय को बजरबट्टू सा घुमा रहा था। थोड़ी ही देर में लुभावना पाहुना विदा लेकर चला गया तो विजया के संयम का बांध टूट गया। देखा जीजी, और तुम कहती हो कि विवाह अपने समाज में ही करना चाहिए। देख लिया ना अपने समाज का नमूना। सामान्य सी भद्रता भी नहीं जानते हजरत। निकले हैं फॉरेन सर्विस में। वहां इन्होंने यह शमशान वैराग्य दिखाया तो राजदूतों की पत्नियां भी अपनी नुकीली जूतियों की ठोकरों से उड़ा देंगी। खैर, मैं भी देख लूंगी। अभी 15 दिन की छुट्टियां बिताने पहाड़ जा रहे हैं। बुआ के मकान के सामने ही तो रहता है इनका परिवार। हम भी परसों चल देंगे उसी गाड़ी से। फिर देखो, इस घमंडी ऊंट की नाक में नकेल डालकर खींचती यहाँ न ले आई तो मेरा नाम विजया नहीं। जया ने हंसकर उसे आश्वासन दिया। अभी तो 2 दिन ही यहीं है, क्या पता कल आए। कुछ लोग स्वभाव से ही संकोची होते हैं विजया। हो सकता है बेचारा झेप रहा हो। कल कभी नहीं आएगा। मैं उससे पहले ही कह चुकी हूँ कि कल मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ उसकी सगाई की दावत में जाना है। मैं दिन भर बाहर रहूँगी। दूसरे दिन विजया चली गई तो जय ने बहुत सारा काम बटोर लिया। एक और लंबे गर्म कोट फैलाकर वह विजया की निर्ममता से फैली साड़ियों को तहाकर लगा रही थी कि सोचा क्यों ना नत्थू को बुला ले। धूप में कपड़े तो वह भी फैला सकता है। वह नत्थू को पुकारने जा ही रही थी कि उसे अचानक स्मरण हुआ, या नत्थू तो छुट्टी लेकर सिनेमा देखने गया है। दोनों हाथों में 2 लंबे कोट लेकर वह स्वयं ही उठी थी कि सहम गई। अरे आप! उसने अचकचाकर कोट पलंग पर पटक दिए और आंचल ठीक करने लगी। सहसा उसका चेहरा आरक्त हो उठा। आंचल न जाने कब से भूमि पर लौट रहा था। सुबह सिर धोया था, इसी से रूखे बाल हवा में उड़ रहे थे। छी छी, कैसी भूतनी सी बनी है वो। पर आज यह कैसे आ गया? बिज्जी तो आज अपनी सखी के यहाँ गई है। आप बैठिए। हाँ, और बड़े चातुर्य से आंचल ठीक कर लिया। मैं जानता हूँ। वह हंसा और ऐसी धृष्टता से उसकी ओर बढ़ाया कि उसके शरीर का रक्त जम गया। मैं छोटी बहन के लिए नहीं, बड़ी बहन के लिए आया हूँ। और फिर उसने बड़े अधिकार पूर्ण डगों से आगे बढ़ उसे बाहों में ऐसे उठा लिया जैसे कोई हठीला मुंह लगा बालक दूर ताक पर धरे रंगीन लुभावने खिलौने को उठा लेता है। यह सब पलक मारते ही इतनी तेजी से हो गया कि 26 बरस की वह स्वप्न सुंदरी किसी दहकती भट्टी के गर्त में भय, आश्चर्य और क्रोध की लपटों में झुलसती चेतना खो बैठी। पर यह कैसा भय था जिसने उसके ज्ञान चक्षुओं की ज्योति छीन ली थी। यह कैसा आश्चर्य था जिसमें अनुभूति शेष रह गई थी, कौतूहल नहीं। यह कैसा निर्वीर क्रोध था जो अपने सुगठित शरीर की शक्ति और दृढ़ संयम के रहते हुए भी उस दुस्साहसी दुर्मनीय युवक को वह एक चाटा खींचकर प्रताड़ित नहीं कर सकी। यह कैसा अनोखा समुद्र था जिसमें आकंठ डूबकर भी प्रणय के ज्वार भाटे की उर्मियों ने उसे जीवित ही चेतना के कछार पर पटक दिया था। उसका उन्मत्त नवीन प्रेमी उसे पागलों की भांति चूम रहा था। न जाने कैसे
कैसे अटपटे प्रणयालाप के कर्णप्रिय स्वर उसके कानों में मंजीरे से बज रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही देखकर पहचान लिया था। यही है वह जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रहा था। जानती हो, आज तक मैंने 39 कन्याएं नापसंद की हैं, पर इस ध्यानमग्ना तपस्वी को मैंने चट से हृदय में मोह लिया। ओह, कैसी सुगंध है तुम्हारे शरीर की। रत्नमंजरी में वर्णित कौन सा रत्न है या शंखनी या पद्मनी। और उसका यह अद्भुत प्रेमी बड़बड़ाता एक बार फिर उसकी कांपती पलकों पर झुक गया। जया, उसके कानों के पास ही अपना चेहरा सटाकर उसने जया को पुकारा, पर वह दोनों हाथों से मुंह ढांपे पड़ी थी। हाय हाय, यह क्या हो गया। वह विजया से क्या कहेगी। जया, बड़े लाड से उसने जया के दोनों हाथ हटाकर अपने हाथों में बांध लिए। इधर देखो जया, उसने कहा, पर जया की आंखें नहीं उठी। वह हंसकर उठ गया और सीटी बजाता आदमकद आईने में अपने बिखरे बालों को ऐसे संवारने लगा जैसे वर्षों से इसी आईने में अपने बाल संवारता आया हो। जैसे जैसे जया की चेतना लौट रही थी, उसके हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वह एकटक केशों को देख ही रही थी। किस आश्चर्यजनक स्वाभाविकता से उसने अपने पूरे कमरे में अधिकार जमा लिया था, जैसे वह ही गृह का स्वामी हो। बाल संवार कर वह फिर जया के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने इस बार ऐसी खूबी से बाल संवारे थे कि मांग का अस्तित्व ही मिट गया था और उसका चेहरा एकदम ही बचकाना लगने लगा था। देखो जया, मुझे आज ही रात की गाड़ी से जाना है। मेरे एक ताऊ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हारी बुआ जी से कह दूँगा, मुझे आपकी बड़ी भतीजी पसंद है। तुम्हारी सम्मत तो मिल ही गई है। वह बड़ी दुष्टता से हंसता उठ गया और घड़ी देखकर बोला, बाप रे बाप, गाड़ी का समय हो गया है, अब चलूं। मुर्दा सी निश्चेष्ट पड़ी जया का बर्फ से भी शीतल ललाट चूम कर वह सर्राटे से निकल गया। ऐसे आकस्मिक प्रणय निवेदन का सर्वथा मौलिक आरंभ और अंत जया को बुरी तरह संतुलित कर गया था। कैसा दहकता स्पर्श था उन अधरों का, जैसे किसी ने अंगारों से उसे दाग दिया हो। कैसी मजबूत पकड़ थी उन शेर के पंजों की। छटपटाने पर भी वह अपने को नहीं छुड़ा सकी थी। पर वह क्या सचमुच छटपटाई थी। मेजी पर धरे भारी पेपर वेट को क्या वह खींचकर नहीं मार सकती थी। सिगरेट की किसी मदमस्त खुशबू से उसके नथुने भर गए थे। लग रहा था अभी भी वह तमाकू की मादक गंध उसमें लिपटी बसी है। अपनी ही हथेली में अपनी सांस का फफारा छोड़ उसने सूंघ कर आंखें मूंद लीं। उसकी प्रत्येक सांस निश्वास में अपनी अमिट हस्ताक्षर छोड़ गया था। वह कहता था, जाते ही बुआ जी से कह देगा, मुझे बड़ी बहन पसंद है। क्या कहेगी उसकी पौंड सखिया। सबने एक साथ ही कठिन कौमार्य व्रत पालन का संकल्प लिया था। सबसे पहले तो विजया को खबर देनी होगी। बिज्जी, तेरे मन के मीत ने मुझे छांट लिया। कैसे कह पाएगी वह। संसार की कोई भी नारी कितनी ही उदार हृदय क्यों न हो, आज तक किसी पुरुष ने उसे नापसंद करने के अक्षम अपराध को वह क्षमा नहीं कर सकी है। फिर प्रतिद्वंदी चाहे सौत हो या प्रेसी रूप में स्वयं सगी बहन, उसे क्या कभी क्षमा कर पाती है। ठीक इसी उधेड़ बुन के बीच वह डूबती उतरती जा रही थी कि आंधी के बाद विजया ने कमरे में प्रवेश किया। हाथ का पर्स कुर्सी पर पटक वह जया के पास बढ़ाई। दीदी, जानती हो मुझे रास्ते में कौन मिला। वही छोटी बुआ का कैंडिडेट। बस गजब ढा रहा था दीदी। ऐसी बढ़िया ट्विस्ट का कोट पहने था पट्टा कि बस हमें देखकर मुस्कुराया और हमने भी वो हाथ मिलाया कि जोड़ अभी भी दुख रहा है। तेजी से रिक्शा निकल गया, नहीं तो हम ही प्रपोज कर बैठते।
दीदी ने बरबस होठों को 1 सेंटीमीटर के स्मित में फैलाया। दीदी, छोटी बहन ने अचानक उसे ऐसे घूरा कि उसने आंखें झुका ली। तुम आज गजब ढा रही हो दीदी, क्या स्किन है तुम्हारी? कोई नया स्किन लोशन लगा रही हो क्या? आज तक जय के निष्कलंक चित्त ने छोटी बहन से कोई भी बात नहीं छुपाई थी, पर आज उसके कुछ ही घंटों का नवीन प्रेमी उसे कपट का प्रथम पाठ सिखा गया था। अपने चमकते चंद्र बिंदु की सुंदरता के रहस्य की मंजूषा वह नहीं खोल सकी। हट पगली, मैं भला कब क्रीम लोशन लगाती हूँ? यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे एक साथ कई सखियों ने प्रशंसा अर्थ से रस पल्लवित कर दिया। वाह भाई वाह, क्या फब रही है, या भागलपुरी मर्दानी धोती तुम पर। हम पहनती तो जोगन लगती। माघ मेले से खरीदी है, क्यों है ना? जया घर लौटी तो बड़ी देर तक एकांत दर्पण साधना में डूबी रही। क्या सचमुच उसके चेहरे में कोई बदलाव आ गया है? जिस प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, उसे तो वह सचमुच नहीं पहचानती थी। उठते बैठते, पढ़ते पढ़ाते उसे एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था, और उतनी ही बार उस मधुर स्मृति की एक एक परत कपड़े के थान से खुलती जा रही थी। उसके प्रेमालाप को वह मन ही मन दोहराती लाल पड़ जाती, और दीदी के उस अस्वाभाविक गिरगिटी रंग को देखकर विजया आश्चर्य में डूब जाती। क्या हो गया था दीदी को? ए दीदी, एक दिन मुंहफट विजया की ने खाने की मेज पर उसे पूछ लिया, किसी के प्रेम विरम के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो तुम? जया लाल पड़कर रह गई थी। एक बार प्राणों से प्रिय सहोदरा के सन्मुख वह सब कुछ कह देने को व्याकुल भी हो उठी थी, पर दूसरे ही क्षण उस अद्भुत सहमी युक्ति ने अपने चित्त को अंकुश से साध लिया। 7 दिन बीत गए थे। उसके जीवनाकाश की मलिन आभा को क्षणिक ज्योत से उज्ज्वल कर उसका धूमकेतु सा रहस्यमय प्रेमी ने जाने कहाँ चला गया था। उसने कहा था तार भेजेगा, पर ऐसी बातें क्या तार में कही जाती हैं? पहले बुआ से कहेगा, फिर बुआ उसके परिवार से बातें करेगी, तब कहीं कुमाऊं के असह आइन कानूनों के दुर्गम द्वारों के चक्कर लगाता वह लुभावना प्रस्ताव उसके पास पहुंच पाएगा। फिर तो बुआ का पत्र वह विजया को थमा देगी। किसी बात को लेकर जीवन भर मातम बनाती फिरे, ऐसी स्वभाव विजया का नहीं था। इसी से उसे कोई चिंता नहीं थी। खबर पाते ही यूनिवर्सिटी का सहकर्मी वह दावत के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। एक दावत सगाई की, दूसरी शादी की। खैर भाई, देगी दोनों दावतें। ऐसे अवसर क्या जीवन में बार बार आते हैं? मिस कॉल को तो वह तरंग आने पर अपनी रंगीन कोर्टशिप का आंशिक वर्णन भी शायद सुना देगी। बेचारी मिस कॉल। इधर भजन कीर्तन और तीर्थ यात्रा के चक्कर में भुरता ही बन गई है बेचारे के स्वास्थ्य का। अपने विवाह का प्रबंध भी तो उसे स्वयं ही करना होगा। कौन बैठा है यहाँ करने वाला? मरी विजया को तो सजने से ही फुर्सत नहीं रहेगी। फिर उसकी 108 सखियाँ, उसे कहाँ फुर्सत होगी? किसी अच्छे कैटर्स को ही सौंप देगी। या थोड़ी ना होगा कि कन्यादान के मंडवे से उठकर कन्या आ रही है भंडार से रसद निकालने। उसे हंसी आ गई। विवाह के बाद साग्रह छोटी बुआ को रोकना ही होगा। विजया अकेली कैसे रहेगी? फिर तो वह उसे अपने ससुराल उठा ले जाएगी। छोटी बहन का सिर अभी भी दीदी के हवाई महल के छज्जे से नहीं टकराया था। 15 दिन बीत गए, पर बुआ की कोई चिट्ठी ना आई। इन्हीं 15 दिनों में जय की बड़ी बड़ी आंखें असाधारण रूप से और भी बड़ी होकर पूरे चेहरे पर फैल गई थीं। गुमसुम बनी दीदी को कभी विजया बुरी तरह झड़क भी देती। बोर करती हो तुम दीदी, जब देखो तब मरसिया पढ़ती रहती हो। हम तो भाई जा रहे हैं सिनेमा। और वह अकेली ही चल देती। बहन के जाते ही जया अपने मन के चतुर राजमिस्त्रियों को फिर काल्पनिक महल बनाने में जोत देती। अब उसके प्रसाद के प्रांगण में गोल गोल चेहरे वाले बच्चे भी खेलने लगे थे। कई बच्चों की किलकारियों में डूबती वह केसों की समान रूप से परिचित चौड़ी छाती पर बार बार अपना चेहरा छिपाकर
अपना मूक व्यर्थ प्रश्न दोहराती रहती। कब लिखोगे? कब आखिर? बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद बुआ की चिट्ठी आई। खूब हो मेरी बेटियां, बड़ी मुंगौड़ी खा ली, पर एक चिट्ठी नहीं डाली। बड़ियां तो खैर जाए भाड़ में, उसकी चिंता नहीं थी, पर साथ ही उन्हें ले जाने वाला भी भाड़ में चला गया। जब तुम दोनों की चिट्ठी नहीं आई और पता लगा कि केशव लौट आया है, तो कल मैं वहां गई। देखा तो केशव की अम्मा के लड्डू फूट रहे थे। सुना ट्रेन में ही कलकत्ते के एक लखपति प्रवासी से पहाड़ी परिचय हो गया। साथ में उनकी सांवली कन्या थी, लाखों की संपत्ति और इकलौती कन्या। दुर्गा दत्त जी का पूत भला मौका कैसे चूकता। रंग सुना एकदम स्याह है, पर आजकल तो रुपयों का मुलम्मा चढ़ा मेड की भी परी बनाई जा रही है। ट्रेन में ही सगाई हो गई। 18 वर्ष की है, केशव है 26 का। उसकी तो पूछो मत। मुझे देखा तो बत्ती सी दिखा जले पर नमक छिड़क दिया। आपकी पोटली पहुंचा दी थी बुआ। जी में आया एक डंडे से सिर को उत्तर से दक्षिण दिशा में मोड़ दूं, पर हंसकर मैंने भी पूछ दिया, भतीजियां मिली थी? बोला, नहीं, नौकर को दे आया था, बड़ी जल्दी में था। यही तो मेरा दुर्भाग्य था बेटियों। तुम्हें देखता तो क्या है रेल की सगाई हो पाती। देखा दीदी कमीने को? आवेश से कांपती विजया ने जया की ओर देखा, पर दूसरे ही क्षण वह स्तब्ध रह गई। दीदी के रक्तहीन चेहरे पर लिखी उस लिपि को उस तीक्ष्ण बुद्धि की स्वामिनी ने स्पष्ट पढ़ लिया, जिसे वह पिछले 20 दिनों से पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। पहले दीदी के बटुए में केशव का रुमाल मिला था, वही परिचित सुगंध और वही धारियां। फिर दीदी के पलंग के नीचे 2-3 सिगरेट के अधजले टुकड़े। दूसरी बार देखने गई तो टुकड़े गायब थे। कुछ दिन बाद दीदी की पूजा की पुस्तक में दबे वही टुकड़े उसे फिर दिख गए थे। केशव का नाम लेते ही दीदी के चेहरे की रंगत बदल जाती थी। डाकिया समय पर ना आता तो वह मणिहारा सर्प सी व्याकुल हो उठती। दीदी निश्चय ही बदल गई थी, और आज उसी परिवर्तन का कारण स्पष्ट हो गया। बिना एक शब्द कहे विजया उठकर चुपचाप बाहर बरामदे में खड़ी हो गई। 26 बरस तक एक दूसरे से रक्त मज्जा मांस की डोर से बंधी स्वामी जुड़वा सी बहनों को पल भर में केशव ने किसी कुशल सर्जन की शल्य क्रिया से सदा के लिए अलग कर दिया था। कहते हैं ऐसी शल्य क्रिया से विलग हो गई बहनों में से एक ही जीवित रह पाती है। पता नहीं इन दोनों में से कौन जी पाएगी, छोटी या बड़ी।